नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल सैनी, प्रवक्ता समाजशास्त्र कक्षा 12 समाजशास्त्र की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो हमारी जो पुस्तक है भारतीय समाज, उसका अध्याय है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। उसके भाग 3 को लेकर हम आज प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए इस अध्याय में आज हम जो प्रमुख अध्ययन के बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला बिंदु है कि अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक क्या है और उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। दूसरा है सांप्रदायिकता क्या है। तीसरा हमारा है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। और हमारा अंतिम बिंदु रहेगा आज का राज्य और नागरिक समाज। राज्य और नागरिक समाज। चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पसंख्यक क्या है। देखिए अल्पसंख्यक क्या है। अल्प और संख्यक, अल्प यानी कम और संख्यक यानी संख्या में। ऐसे लोग जो संख्या में कम हैं। कैसे लोग? जो भाषा या धर्म की दृष्टि से, जो भारत में भाषा या धर्म की दृष्टि से संख्या में कम है, उनको भारत में अल्पसंख्यक कहा गया है। देखिए किसी भी समाज की जनसंख्या में जिन लोगों का धर्म के आधार पर कम प्रतिनिधित्व होता है या भाषा के आधार पर कम प्रतिनिधित्व होता है, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अब यहां तक सामान्य बात आ गई कि कोई भी समाज जिसमें भाषा या धर्म के आधार पर लोगों की संख्या कम है, उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में जब हम अल्पसंख्यक की चर्चा करते हैं तो यहाँ केवल संख्या में कम होना ही अल्पसंख्यक नहीं है। हमारे यहाँ समाजशास्त्र में हम साथ साथ में क्या करते हैं? जिनको सुविधा प्राप्त नहीं है, जो कि वंचित हैं, जो कि जिनको किसी प्रकार की हानि हुई है या जिनके साथ थोड़ी असमानता है, ऐसा भाव जो किसी सुविधाओं से वंचित है या उनमें हानि का भाव निहित है या उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या उनके साथ थोड़ी असमानता रखी जाती है, ऐसे लोगों को हम समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक कहते हैं। समाजशास्त्र में वो अल्पसंख्यक की परिभाषा वंचितों के आधार पर करता है या जिसको सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जिसके साथ अन्याय असमानता है या जो अन्य लोगों के जैसा नहीं है, उसमें जो सुविधाओं से महरूम है, ऐसे लोगों के लिए हम समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए भारत के संविधान में अल्पसंख्यक क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में केवल इतना ही लिखा गया है कि जो संख्या में कम हो, चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, लेकिन संख्या में कितने कम हो ऐसी कोई परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है कि कोई संख्या में कम है लेकिन कितने कम होने चाहिए, ऐसी कोई परिभाषा भारत के संविधान में नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में अल्पसंख्यक जो शब्द है उसको एक तरीके से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन जब हम एक परिभाषा देने का प्रयास करते हैं, अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं, तो अल्पसंख्यक हमारा है जो संख्या में कम है भाषा या धर्म के आधार पे और वो सुविधाओं से महरूम है, उसको किसी प्रकार की हानि हुई है, तो हम ऐसे वर्ग को हम अल्पसंख्यक वर्ग कह सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसका गठन 1992 में हुआ था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत जो कल्याण मंत्रालय है उन्होंने पांच समूहों को या 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी
भारत में इन 5 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, जिसमें क्या है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। इन सभी वर्गों को या इन समूहों को भारत में अल्पसंख्यक माना गया है। इसीलिए अनेकों बार जो जैन समुदाय है वो भी अपने लिए अल्पसंख्यक का दावा कर देता है। इसीलिए वो भी क्योंकि संख्या में कम है तो वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी अल्पसंख्यक माना जाए। लेकिन जो जैन धर्म है वो भारत के हिंदू धर्म के तहत ही आता है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 96.63 करोड़ लोग, मतलब लगभग 97 करोड़ लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लगभग 18 करोड़ 17.22 करोड़ लोग हैं, जो कि 14.23% हैं। मुस्लिम है वो 14.23% है। ईसाई है वो लगभग कितने हैं, 2.30% ईसाई भारत में निवास कर रहे हैं। और जब हम बौद्ध की बात करें तो लगभग 0.70%, 0.70% है वो बौद्ध है भारत में, भारत की कुल जनसंख्या में। लेकिन अधिकांश जनसंख्या भारत की बहुसंख्यक जो जनसंख्या है लगभग 80%, 79.80% हिंदू बाहुल्य जनसंख्या है। देखिए अल्पसंख्यकों के लिए भारत के अंदर एक ऐसी संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं जो कि उनके अधिकारों की पूर्ण रक्षा करते हैं। भारत एक ऐसा उदाहरण है कि यहाँ 80% जनसंख्या हिंदू होने के बावजूद भी आज दुनिया में सबसे अधिक जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत में ही निवास कर रहे हैं, या कैसे संख्या में जो और देशों की तुलना में सबसे अधिक है। दुनिया में 3 नंबर पे मुस्लिम है वो भारत में निवास करते हैं। भारत के तहत उनको अल्पसंख्यक माना गया है, लेकिन दुनिया में अगर देखेंगे तो तीसरा मुस्लिम देश है वो भारत ही है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद में। साथ साथ भारत में हर धर्म के लिए इतनी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ऐसे संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं कि हर जो धर्म है वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करता है, वो अपनी जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनको भली प्रकार से संपादित कर सकता है। देखिए अल्पसंख्यकों के लिए जो पृथक मंत्रालय है उसका गठन 29 जनवरी 2006 को किया गया, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करता है, उनका नियोजन करता है, उनका मूल्यांकन करता है, उनकी समीक्षा भी करता है। देखिए अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा के लिए या उनकी पहचान बनाए रखने के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता है कि सरकार उनको संरक्षण क्यों प्रदान करती है, ताकि बहुसंख्यकों के द्वारा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाए या फिर उनके अधिकारों की का हनन नहीं हो, वो अपनी जो संस्कृति है उसको भली प्रकार से पोषित कर सके, वो अपने धर्म को अच्छी तरीके से मान सके, अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला सके, अपना विकास कर सके। और बहुसंख्यक है वो अपनी भावनाएं या अपनी बातें हैं उनके ऊपर नहीं थोपे। इसी के लिए भारत में अल्पसंख्यकों को सरकार के द्वारा शासन प्रदान किया जाता है। देखिए इसलिए हमारा जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद, भारत संविधान अनुच्छेद 29 और 30 एक बड़ा ही प्रमुख अमेंडमेंट है, बड़ा ही प्रमुख प्रावधान है जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। जैसे अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा और वो किसी भी सरकारी संस्था में कहीं भी प्रवेश ले सकता है। सरकार है किसी के साथ भी भाषा, धर्म, जाति, वंश किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी किसी भी संस्था में प्रवेश के लिए। जबकि अनुच्छेद 30 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी समूह है वो अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए संस्थाओं का या शैक्षणिक संस्थाओं का गठन कर सकता है और सरकार उनको
अनुदान ही देगी, सरकार उनको वित्त पोषित भी करेगी। तो ये दो दो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 और 30, ये बड़े ही प्रभावी अनुच्छेद हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। अब देखिए, अगर भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं होता और भारत में अल्पसंख्यकों को इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो भारत की स्थिति भी आज पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह होती। पाकिस्तान जिसने क्या किया, बंटवारे के समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसमें बंगाली बोलने वाले अधिक लोग थे और जिनकी संस्कृति जो पश्चिमी पाकिस्तान है उनसे कुछ भिन्न थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं अभी वर्तमान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, उसके लोगों पे अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उनको दबाया। इसी का परिणाम हुआ 1971 में एक नए देश की स्थापना हुई जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। और श्रीलंका का उदाहरण देखें तो वहां का जो सीरी समुदाय था उसने क्या किया, वहां के तमिल और बौद्ध के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया, उन लोगों को दबाया, उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया, सीरी को राजभाषा घोषित कर दिया और सभी सरकारी जो योजनाएं हैं या सरकारी जो पद हैं उनके ऊपर आरक्षण का जो प्रावधान है वो सब सीएए के लिए ही कर दिया गया। मतलब सीएए ने सारी सत्ता को हथिया लिया और अन्य को उससे वंचित कर दिया। उसी का परिणाम हुआ कि श्रीलंका वो गृह की स्थितियों को उसे झेलना पड़ा और वहां लिटे जैसे संगठन भी बने। चलिए आगे हम बात करते हैं सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता एक प्रकार की ऐसी धार्मिक अंधभक्ति है, वह भावना है जो एक धर्म को दूसरे धर्म से पृथक करती है, दूसरे धर्म से अलग करती है। यह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें एक वर्ग विशेष के व्यक्ति अपने सीमित हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्तियों के हितों और अधिकारों की परवाह नहीं करते हैं, उनका हनन कर देते हैं। इस भावना के तहत संपूर्ण समाज व राष्ट्र के जो व्यापक हित हैं उनकी अवहेलना कर दी जाती है। संपूर्ण समाज और राष्ट्र के हितों की अवहेलना कर दी जाती है। एक जो हित विशेष या एक हित समूह है उसी के अधिकारों का या उन्हीं के हितों का ध्यान रखा जाता है। मतलब जैसे मैं हूं तो मेरा जो भी धर्म है मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी संप्रदाय है मैं अपने संप्रदाय को अधिक महत्व दूंगा, भारत की एकता अखंडता को महत्व नहीं दूंगा। भारत के जो हित हैं, ये संपूर्ण देश के जो हित हैं, संपूर्ण समाज के जो हित हैं उनको मैं महत्व नहीं दूंगा। मैं केवल यही चाहूंगा कि मेरे धर्म का अधिक पालन पोषण हो या मेरे संप्रदाय को अधिक महत्व दिया जाए, अन्य संप्रदाय का कोई महत्व नहीं हो। या मैं मानूंगा एक ऐसी संप्रदाय की ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने संप्रदाय को विशेष महत्व देता है, अन्य संप्रदाय को वो हीन दृष्टि से देखता है, अन्य संप्रदाय को वो निम्न दृष्टि से देखता है। अब देखिए, अब इसके अनेक कारण हो सकते हैं। सांप्रदायिकता के अनेक कारण हो सकते हैं। इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, इसके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, इसके प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं और इसके मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। राजनीतिक कारण सरकारें हैं, वो अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक की नीति के लिए लोगों में ऐसी भावनाएं भर देती हैं और संप्रदाय के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट बैंक बनाने लग जाती है। तो अनेकों बार या भारत में वर्तमान की स्थितियां अगर हम देखें तो ऐसी स्थितियां बहुत बार उत्पन्न हुई हैं कि सरकारों ने अपने हित के लिए, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन्होंने अपने हित के लिए अनेकों बार संप्रदायों का सहारा लिया है। दूसरा का है आर्थिक कारण। किसी एक समूह के साथ या संप्रदाय के साथ अगर वो आर्थिक स्तर पे पिछड़ा हुआ है या उसके साथ असमानता का बर्ताव किया गया है या फिर नौकरियों में या फिर जो कह सकते हैं तरीके से सरकारी जो जितने भी अधिकार हैं, जितने अनुदान हैं या जितनी सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित किया गया है, तो भी उसमें संप्रदाय की भावना क्रिएट हो जाती है। अगला है प्रशासनिक कारण। कई बार प्रशासन के द्वारा किसी समूह के साथ या संप्रदाय के साथ जब असमानता बरती जाती है या उसके साथ उसको सुविधाओं से वंचित रखा जाता है
सांप्रदायिकता की भावना फैलती है। तथा मनोवैज्ञानिक यानी संप्रदाय के साथ मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि संप्रदाय कई बार पूर्वाग्रह है उनसे ग्रसित होते हैं, उनके दिमाग में ही तरह से ये बात होती है कि हमारे साथ तो असमानता बढ़ती जा रही है, हमारे संप्रदाय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे संप्रदाय के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं वो भी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में सहयोग करती है, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। अगला विषय हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्म प्लस निरपेक्ष। देखिए धर्म निरपेक्ष अर्थात कोई भी धर्म नहीं होना, कोई भी धर्म नहीं होना। लेकिन यहां इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी धर्म नहीं होना या कोई भी धर्म नहीं होना। देखिए धर्म तो है ही, लोग किसी किसी धर्म को मानेंगे मानेंगे, लेकिन राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता। राज्य है वो धार्मिक आधार पर कोई फैसला नहीं लेता, वो तटस्थ होता है। इसलिए कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है वो एक जटिल और गत्यात्मक अवधारणा है। देखिए इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग है वो यूरोप के देशों में किया गया या यूरोप में किया गया, जहां राज्य और धर्म को अलग अलग किया गया। पहले यूरोपीय देशों में चर्च और जो सरकार थी वो साथ साथ काम करते थे, सरकार के ऊपर चर्च का आधिपत्य होता था। लेकिन बाद में धर्म को या चर्च को राज्य से अलग किया गया, तब इस शब्द को प्रयोग में लिया गया, इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में ये सही नहीं है। अब देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो इसका मतलब ये है कि राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। राज्य है वो किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, सबको तटस्थ भाव से देखेगा। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं किया जाता, सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। और देखिए 42 संविधान संशोधन के द्वारा 42 संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, हम सब धर्मों का समान रूप से आदर करेंगे, सब धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेंगे। यही पंथ निरपेक्षता है। चलिए आगे बात करते हैं कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 एक देखिए बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, ये एक बड़ी हमारी संवैधानिक वो है कि अनुच्छेद 25 से 28 आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी व्याख्या करता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता को स्पष्ट करता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। तो हमारा जो संविधान है वो इतना समग्र है, उसमें हर समूह के लिए, हर धर्म के लिए इतनी जगह है कि वो अपने आप का विकास कर सके, अपने आप को वो यहाँ अच्छी तरीके से पालित पोषित कर सके। चलिए आगे बात करते हैं हम राज्य और नागरिक समाज। हमारा जो आज का अंतिम टॉपिक है और इस अध्याय का भी अंतिम टॉपिक है राज्य व नागरिक समाज। देखिए राज्य और नागरिक समाज, नागरिक समाज राज्य के बारे में पढ़ लिया और नागरिक समाज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए नागरिक समाज है वो एक नए किस्म की सामाजिक व्यवस्था है, एक नवीन सामाजिक व्यवस्था है, एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था जो अधिकतम संभव रूप से राजनीतिक रूप से सहभागिता भी करती है और
शासकों का जनता के प्रति दायित्व सुनिश्चित करती है। जब किसी राज्य या देश की सरकार है वो नागरिकों हितों की अवहेलना करती है, उनके अधिकारों का हनन करती है, जब वो भ्रष्ट हो जाती है, जब वो लोगों पे अत्याचार करना प्रारंभ कर देती है, लोगों की बात को सुनना बंद कर देती है, लोगों के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाती है, तो नागरिक समाज की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। नागरिक समाज ऐसे लोगों का समाज है जो लोगों की अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो लोगों के अधिकारों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाते हैं, जो सरकार पे दबाव समूह का काम करते हैं, जो सरकार पे दबाव डालते हैं कि नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना नहीं हो, सरकार भ्रष्टाचार नहीं करे, सरकार में निश्चित पारदर्शिता हो, तो लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी बात को उठाने वाले लोगों का समूह, जो विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, जब वो लोगों की बात उठाने के लिए सरकार के भ्रष्टाचार या सरकार के जो शासन का दुरुपयोग कर रही है उसको उजागर करने के लिए जो संगठित होते हैं, तो वो एक नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। देखिए इसका एक बड़ा उदाहरण देखते हैं 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन। महाराष्ट्र में जो अन्ना हजारे थे उन्होंने 2011 में आंदोलन किया था लोकपाल बिल के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसने सरकार को इतना दबाव बनाया कि सरकार को लोकपाल बिल पारित करना पड़ा, ताकि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसको कम से कम किया जा सके। या चलिए नागरिक समाज का एक उदाहरण और देख लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005। देखिए राजस्थान के अंदर 1990 के अंदर एक आंदोलन हुआ मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, जिसकी प्रमुख या जिसकी अध्यक्ष थी अरुणा राय। उन्होंने 1990 में एक आंदोलन किया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी व्यय हो रहा है सरकार के द्वारा योजनाओं के ऊपर, उन योजनाओं का ब्यौरा, उस खर्च का ब्यौरा सरकार है वो आम नागरिक तक पहुंचाए, आम नागरिक को बताए कि किन योजनाओं पे कितना राशि खर्च की गई है, कितना व्यय किया गया है। और यही आंदोलन या यही बात है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अन्ना हजारे के द्वारा महाराष्ट्र में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में भी इस आंदोलन को उठाया और यह आंदोलन एक तीव्र रूप या एक बड़ा रूप धारण उसने कर लिया, और सरकार को बात माननी पड़ी, और संसद के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा 15 जून 2005 को इस कानून को पारित करना पड़ा। 15 जून 2005 को भारत की संसद ने इसको पारित कर दिया, और 15 अक्टूबर 2005 को 15 अक्टूबर 2005 को ये कानून पूरे भारत में लागू हो गया, तत्कालीन उस समय के जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ के। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, इसलिए अब ये जम्मू कश्मीर में भी ये सूचना का अधिकार कानून लागू है। देखिए सर्वप्रथम ये सूचना का अधिकार है, पूरी दुनिया की बात करें तो जो स्वीडन है उसमें 1766 में, स्वीडन में 1766 में सूचना का अधिकार या लोगों को सूचना देने का काम है वो सरकार ने किया। अमेरिका में ये 1966 में हुआ। अमेरिका ने भी 1966 में अपने लोगों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए ये जो कानून है ये भारतीयों को सरकार के जो दस्तावेज हैं, सरकार के जो अभिलेख हैं, उन तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करती है। अब व्यक्ति है सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, बस शर्त है कि वो जो सूचनाएं हैं वो किसी भी भारत की रक्षा या किसी व्यक्तिगत जीवन या भारत की जो एकता है, भारत की जो अखंडता है उसके साथ जुड़ी हुई नहीं हो या वो उसको खतरा उत्पन्न नहीं करती हो। तो ऐसी सभी सूचनाएं जो भारत की एकता, अखंडता या भारत की जो किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का हनन नहीं करती है, वो सूचनाएं व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत 30 दिन के भीतर उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा सूचना प्रदान की जाती है। ये निजी संस्थाओं में लागू नहीं है, जो पूर्ण रूप में निजी संस्था
संस्था उनमें ये लागू नहीं है, लेकिन सरकार और सरकार की तरफ पोषित जो भी संस्थान है उसमें सूचना का अधिकार लागू है। और किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित अगर सूचना है तो 48 घंटे के भीतर सरकार को सूचना उपलब्ध करवानी होगी। अगर वो अधिकारी या कर्मचारी सरकार को उस व्यक्ति को सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो वो अपने से उस अधिकारी से ऊपर वाले अधिकारी को इसकी सूचना दे सकता है और अंत में वो राज्य सूचना आयोग को इसकी सूचना दे सकता है कि उन्होंने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा उस अधिकारी या कर्मचारी को जिसने सूचना देने से मना किया। देखिए इसका शुल्क है 10 रुपए, और अगर आपको कोई दस्तावेज लेने हैं तो प्रति दस्तावेज आपको 2 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। और भारत में जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इसके अंदर कोई भी राशि का या कोई भी आवेदन शुल्क देने का प्रावधान नहीं है, उनके लिए आवेदन शुल्क की छूट है। तो सूचना का अधिकार हमने समझ लिया कि एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति है वो सरकार से सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। चलिए आज का जो अध्याय है